ये SIR नामक मुसीबत अपने पूरे स्वरूप में देश में मौजूद है। अब चुनाव आयोग और सरकार और बीजेपी तीनों इसका इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से गर्दन छुट जाए, उसके बाद SIR का असली खेल आपको बंगाल में दिखाई देगा। बीजेपी की दिक्कत 2024 के बाद ये थी कि लोकतंत्र रखना है नाम के वास्ते, चुनाव करवाना अनिवार्य। याद रखिए, पुतिन भी चुनाव करवाता है, चीन का राष्ट्रपति शी भी चुनाव करवाता है, चुनाव तुर्की में भी होते हैं, चुनाव दुनिया में हर जगह होते हैं, चुनाव होंगे। और आप रूस की तरह के चुनाव नहीं करवा सकते भारत में, क्योंकि जनता को 70 साल मुंह में थोड़ा सा खून लग गया। अब हिंदुस्तान की जनता को थोड़ा सा ये है कि भाई हम इस देश का फैसला करते हैं, तो आपको चुनाव भी करवाने हैं, चुनाव दिखने भी चाहिए कि भाई ठीक ठाक तरीके से हो रहे हैं, और चुनाव में जीत भी मेरी होनी चाहिए। ये कैसे किया जाए, ये बीजेपी की दुविधा है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा इस देश की जाति व्यवस्था का संकट है कि हमने एग्जाम भी करवाने हैं, एग्जाम के मार्क्स भी दिखाने हैं, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन भी करना है और अपने बच्चे को सिलेक्ट भी करवाना है। जो बड़ी कुर्सी पे बैठा होता है और उसकी कुर्सी को आप हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी नहीं कहता कि मेरी कुर्सी हिलाई जा रही है, वो कहता है धरती हिल रही है, वो कहता है प्रलय आ रही है। इस देश के लोकतंत्र का चरित्र बुनियादी रूप से बदलने की 3 कोशिश एक साथ चल रही है। SIR उसका सिर्फ एक हिस्सा है। एक है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा है डिलिमिटेशन और तीसरा है SIR। ये मिलके 3 तरफ से हमारे लोकतंत्र पे दीवार खड़ी की जा रही है, क्योंकि 20वीं सदी और 21वीं सदी के डिक्टेटरशिप में यही फर्क है। 20वीं सदी का डिक्टेटर जो है वो सामने आके आमतौर पे फौजी यूनिफॉर्म लेके आता था, और उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो होता था, तो रेडियो पे आके घोषणा कर देता था कल से सेंसरशिप है, कल से मार्शल लॉ इस देश में है, लोकतंत्र समाप्त है, ये सब बात कह देता था। 21वीं सदी में सब कुछ स्मार्ट हो गया है, फोन भी स्मार्ट हो गया है, डिक्टेटर भी स्मार्ट हो गया है। आजकल इस देश में भारत माता की जय कहने का बड़ा फैशन चल गया है, और जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बूंद खून नहीं बहाया वो आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगे। लेकिन याद रखिए कि वो भारत माता कैलेंडर वाली माता नहीं है, वो संतलिया देवी है, वो भारत माता। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो संतलिया देवी की जय कह रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं इन तमाम कैलेंडर से वो शेर वाली और झंडे वाली और सुंदर सी साड़ी वाली भारत माता की फोटो हटवा के ये धान की रोपनी करती हुई जो औरतों की मूर्ति होती है उसकी फोटो लगवा दूं और कहूं ये है भारत माता, इसकी जय। मैं एक शुक्रिया और इसमें जोड़ना चाहता हूं, और वो शुक्रिया देने वाली जो महिला है, शख्स है, उसका नाम संतलिया देवी है। और मेरी मुलाकात उस संतलिया देवी से BBC के एक रिपोर्ट को पढ़ने के दरमियान हुआ। संतलिया देवी को हम सुनेंगे और हम समझेंगे कि योगेंद्र यादव जी का काम कितना बड़ा था। BBC अपने इस रिपोर्ट में लिखता है कि कोसी तटबंध के भीतर सुपौल जिले की घोघरिया पंचायत की रहने वाली संतलिया के 5 बेटे रोपनी के लिए, धान रोपने के लिए, रोपनी के लिए पंजाब चले गए हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी भी संतलिया देवी पर ही है। संतलिया देवी बार बार एक बक्से में रखे कागज निकालती है और BLO तक लेकर जाकर कहती है सरकार पब्लिक को नचा रही है। वह BBC हिंदी से बातचीत में बताती है 5 बेटों और 3 बेटियों का आधार कार्ड है, लेकिन 2 बहुओं के पास कोई प्रूफ नहीं है। उनके पास ना आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र, ना जन्म की तारीख। तो वो वोट कैसे डालेंगी? वो तो सारे लाभ से वंचित रह जाएंगी। एक बहू अपने मायके से दस्तावेज लाने गई है, मिल गई तो ठीक, नहीं तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी के तटबंध के भीतर बसे संतलिया और उनके जैसे हजारों वोटरों की परेशानी सिर्फ दस्तावेज जुटाने तक सीमित नहीं है। साल दर साल बाढ़ झेल रहे इस इलाके में सड़क, बिजली, पक्के मकान, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ फूस की झोपड़ियां हैं और कुछ सोलर प्लेटें।
जिनकी बैटरी भी पुरानी हो चुकी है। यहाँ रहने वाले पहले कोसी नदी और फिर उसकी छोटी धाराएं पार करके ही सुरक्षा बांध तक पहुंचते हैं, जहां साइबर कैफे या फोटोकॉपी की सुविधा वाली गिनी चुनी दुकानें हैं। संतलिया देवी कहती है 7 बार दाना बेचकर, दाना मतलब फसल, 7 बार दाना बेचकर नदी पार कर आधार कार्ड पहचान पत्र की फोटोकॉपी दिए हैं, लेकिन हमको वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। एक उसकी सहेली है निर्मला देवी, वो भी आपको शुक्रिया कह रही है योगेंद्र जी। निर्मला की भी बात हम सुनते हैं। निर्मला देवी कहती है कोसी बेल्ट में सभी कागज बह जाते हैं, सरकार को ये नहीं समझ आता है। 8 लड़के हैं, सब पंजाब गए हैं, सरकार जो प्रूफ मांग रही है वो सब हम कहां से ला देंगे, सब के सब बह चुके हैं इस बार में। ऐसे में योगेंद्र यादव जी का आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल कराने की बात हो, या कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने की बात हो, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी बात है कि हम संतलिया देवी, निर्मला देवी और बिहार की पूरी जनता के प्रति, योगेंद्र यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपने महबूब कवि केदारनाथ अग्रवाल की इन पंक्तियों के साथ योगेंद्र यादव जी को पोडियम पर बुलाऊंगा कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। शुक्रिया योगेंद्र जी, पोडियम पर आपका स्वागत है। शुक्रिया मनोज भाई, शुक्रिया इस कार्यक्रम की प्रेरणा भाई लालटून जी, शुक्रिया लक्ष्मण भाई, अंजू बौद्ध जी, शंभू जी, और यहाँ इस विपरीत मौसम में आए हुए तमाम साथियों। मौसम सिर्फ बारिश की वजह से विपरीत नहीं है, मौसम जैसा आप जानते हैं कई कारणों से विपरीत चल रहा है। वो चाहे मीडिया की आंधी हो, चाहे राजनीति का मिजाज हो, चाहे पुलिस प्रशासन की रवायत हो, इन सब तरीकों से मौसम विपरीत चल रहा है। लेकिन जैसा मैं बार बार कहा करता हूं, जो बहाव के साथ बहती हैं वो तो लाश होती हैं, जिंदा इंसान वही है जो बहाव के विरुद्ध तैरना चाहता है। तो आप सब जो तमाम लोग यहां आए हैं, अपने जिंदा होने का परिचय हम सब देते हैं। जब लक्ष्मण भाई के जरिए लालटून जी का अनुरोध मेरे तक पहुंचा, तो पहली प्रतिक्रिया मेरी संकोच की ही थी, और संकोच के एक नहीं कई कारण हैं। तो मैं कम से कम 4 कारण बताऊं कि मेरा सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। पहला तो ये कि मुझे लगता है कि जिस इंसान का सम्मान होना शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि मतलब उसका काम वाम अब खत्म हो गया है, बेचारा रिटायरमेंट के नजदीक है। और मैं अभी नहीं मानता कि मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूं, कम से कम सार्वजनिक जीवन में। तो इसलिए मुझे लगा कि ना, अभी तो सम्मान ग्रहण करने की उम्र नहीं आई, अभी तो थोड़ा और बाल सफेद हो ले, तब शायद ये स्थिति आए। ज्यादा गंभीरता से कहूं तो मुझे ये भी लगा कि दरअसल सार्वजनिक जीवन में हमेशा ऐसा होता है कि काम बहुत लोग करते हैं और नाम और चेहरा किसी एक का आ जाता है, जो बहुत अजीब सी चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, इस सवाल पे जो अभी लड़ाई जारी है उसका आपने जिक्र किया। सच बात यह है कि वो एक बहुत बड़ी टीम का काम है। कहना चाहिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत नामी गुरामी वकील, जिनमें से मेरे विचार से किसी ने अभी एक पैसा भी नहीं मांगा है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, प्रशांत भूषण हो, शादान फरासत हो, वृंदा ग्रोवर हो, और
गोपाल शंकर नारायण हो, ये सब बहुत नामी गिरामी वकील हैं। न जाने एक एक पेरेंट्स का कितना पैसा चार्ज करते होंगे, मुझे तो पता नहीं। कम से कम मेरी तो हैसियत के बाहर है वो सब मामला। लेकिन इन सब लोगों ने, इनके साथ जुड़ी हुई तमाम युवा वकीलों की टीम ने, और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की जो राजनीतिक दल हैं, उनकी जो डेटा टीम है, बहुत शानदार काम उन लोगों ने किया है। तो जिसे आप योगेंद्र यादव कह रहे हैं, वो दरअसल एक लेटर बॉक्स का नाम है, एक पोस्ट बॉक्स का नाम है, जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, पते हैं, बहुत लोग हैं जिनका, तो आप मुझे जो भी मान दे रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि आप पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल रहे हैं, और जिसको चिट्ठी है उसे पहुंचाना मेरा काम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से कई लोगों तक आपकी चिट्ठी पहुंचा दूं, आपका मान पहुंचा दूं। ये मैं नहीं हूं, मेरे जैसे लोगों का कई बार नाम आ जाता है, चेहरा आ जाता है, और दिक्कत ये होती है लक्ष्मण भाई कि इस देश में जिसका चेहरा आ जाए वो फिर अपने आप को मालिक समझना शुरू कर देता है। सबके साथ, पत्रकारों के साथ भी ये समस्या, नेताओं के साथ तो है ही है। तो उसके प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तीसरा कारण ये है कि जो भी कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें है, वो भी मेरा नहीं है। यहां मुझे बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण भाई ने बाकी जो बातें कही, उसकी शायद आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने किशन जी का नाम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन में, आप मुझ में अगर कोई 2-4 गुण देखते हैं, वो मेरे नहीं हैं, वो केवल इसलिए हैं कि मेरा एक सौभाग्य था जिसके लिए मैंने कुछ जीवन में किया नहीं। संयोग ऐसा था, जब मैं 20-22 साल का था, उस वक्त मुझे ऐसे शानदार लोगों की संगत मिली, विशुद्ध संयोग के कारण ऐसे शानदार लोगों की संगत मिली, तो मैं कहता हूं कि अगर उनकी परछाई किसी पत्थर पे पड़ जाती तो वो पत्थर भी थोड़ा सा गुणी हो जाता। और मैं तो इंसान था, तो परछाई उनकी पड़ी तो कुछ तो असर होना ही था। तो ये जो आप मुझ में देख रहे हैं, बस वो उनकी परछाई है, उससे फालतू कुछ नहीं है। और उनमें से कईयों का बिहार से संबंध था। किशन पटनायक उड़ीसा के थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार थी। उससे बहुत बड़े नेता भी निकले बिहार के। कुछ जैसा कि राजनीति में होता है, कुछ सपूत होते हैं तो कुछ कपूत भी हो जाते हैं, दोनों तरह के निकले। लेकिन कर्मभूमि उनकी बिहार थी, किशन पटनायक जी की। सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो आज भी मुजफ्फरपुर जिले के मणिका गांव में रहते हैं, उन जैसा मौलिक चिंतक भारत ने शायद पिछले 50 साल में पैदा नहीं किया है। उनकी क्लासेस हम अटेंड करते थे, कहने को जेएनयू में डिग्री ले रहे थे, लेकिन दरअसल क्लासेस हम सच्चिदानंद सिन्हा जी की अटेंड किया करते थे। वो हमें सिखाते थे मार्क्सवाद को कैसे समझें, गांधी को कैसे समझें, तकनीक के सवाल को कैसे समझें, जाति के सवाल को कैसे समझें। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी अशोक सक्सेरिया कलकत्ता में रहते थे। सचमुच ये ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में बाद में कहानी लिखें तो आपको विश्वास नहीं होगा, आप कहेंगे ना बातें बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होते हैं इंसान। ये बिल्कुल उस तरह के लोग थे। अशोक सक्सेरिया जिसने पेन पकड़ पकड़ के न जाने कितने लोगों को लेखक, महान लेखक, पत्रकार और पता नहीं क्या कुछ बना दिया, और अपने नाम से कभी कुछ नहीं छापा, वो अशोक सक्सेरिया। या अपने सासाराम के रोहतास के शिवपूजन सिंह जी, राम इकबाल बरसी जी। विश्वास नहीं होगा, बिहार के अभी के लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतने ईमानदार लोग एमएलए हुआ करते थे बिहार के। या समाजवादी आंदोलन के तमाम दस्तावेजों को सहेजने समेटने वाले विनोदानंद प्रसाद जी। मुझे इन सब लोगों की संगत करने का अवसर मिला, और जो कुछ भी सोच की दृष्टि से, काम की दृष्टि से कर पाया, वो इस परछाई की वजह से।
आप कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़े काम करता हूं और अच्छे काम करता हूं, लेकिन अगर आप उस पौध और नर्सरी में देखें जिसमें हम सब बड़े हुए, जिसमें सुनील भी थे, जिसमें लिंगराज भाई थे, तो आप पाएंगे कि मैं उस पौध और नर्सरी का सबसे अच्छा पौधा नहीं हूं। जो सुनील बगरा थे, काश ये देश जान पाता कि सुनील कौन थे। और मैं कई बार कहता हूं कि गांधी शायद उस उम्र में इतने बड़े नहीं थे जितना कि सुनील उस उम्र में बड़े थे, हमारे साथी जो अब नहीं रहे। तो इन सब लोगों की संगत का, दुनिया में कोई भी बड़े काम हमेशा एक छोटी टीम किया करती है, और मुझे सौभाग्य मिला उस छोटी सी टीम के अंदर कुछ वक्त 5-10 साल गुजारने का। तो जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं है, वो कहीं दूसरी तरफ से आया है, मैं केवल उसका एक निमित्त हूं, उससे अधिक कुछ नहीं। और चौथा कारण मेरा सम्मान न करने का यह है कि अभी लड़ाई जीती नहीं गई है, अभी तो हम बिल्कुल बीचों बीच है, पता नहीं क्या होगा। आमतौर पे मैच खत्म होने के बाद अवार्ड सेरेमनी होती है, अभी तो मैच पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। बिहार में जरूर रिलीफ मिल गया है, लेकिन हम सब की निगाह तो बिहार से ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, पूरे देश पे निगाह रहनी चाहिए। तो देश का मैच है वो तो अभी भी बाकी है, और परसों जाके इसी की तैयारी करनी है। 7 और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर एक सुनवाई हो रही है इसकी। तो ये सब कारण होने के बावजूद मैं यहां क्यों हूं? एक तो कारण है बिहार से लगाव। कई लोगों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि मेरा कोई पारिवारिक बिहार से संबंध है। मेरा किसी किस्म का कोई पारिवारिक संबंध बिहार से नहीं है। अगर जन्मना संबंध देखें तो मेरा कतई कोई संबंध नहीं है। दूर से खींचूं भी तब भी मेरी मां इलाहाबाद से थी, तो इलाहाबाद तो अभी भी बिहार से काफी दूर रह जाता है। तो लेकिन बिहार से इन सब साथियों के कारण एक आत्मीय रिश्ता बना, और पिछले 30-35 साल से मैं जो भी व्यक्ति मिलता है उसको कहता हूं कि अगर तुमने बिहार नहीं देखा तो तुमने हिंदुस्तान नहीं देखा, जाओ जरा हिंदुस्तान देख के आओ। पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, अगर बिहार नहीं घूम के आए तो काहे हिंदुस्तानी राजनीति पे कुछ मत लिखो, अभी जरा एक बार होके आओ, बिहार घूम के आओ। उसके बाद लोग समझते हैं उसकी कारण दरिद्रता है, कि बिहार की जितनी गरीबी है वो जब तक न देखी आपने भारत को नहीं समझा। शायद वो भी एक कारण है, वो बात सही है। मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति उत्तर बिहार में, जो शायद दुनिया के सबसे संपन्न इलाकों में होना चाहिए था, अपनी प्राकृतिक एक नैसर्गिक जो कुछ उसको मिला है उसकी दृष्टि से उत्तर बिहार इस दुनिया के सबसे संपन्न इलाकों में होना चाहिए था। और वहां की गरीबी जिसने अपनी आंख से नहीं देखी वो कभी समझ नहीं पाएगा कि क्या हिंदुस्तान है। लेकिन मैं केवल दरिद्रता की वजह से ऐसा नहीं कहता, मैं बिहार की वैचारिक और राजनीतिक संपन्नता की वजह से ये कहता हूं कि बिहार नहीं देखा तो तुमने भारत नहीं देखा। और वैचारिक संपन्नता और राजनीतिक संपन्नता, आपने भी, शंभू जी ने भी जिक्र किया कि बिहार में एक तेवर है। भारत हिंदी पट्टी के किसी भी इलाके की, किसी भी प्रदेश का अपना व्यक्तित्व नहीं है। मैंने आमतौर पे लोगों को ये नहीं देखा मैं मध्य प्रदेश वाला हूं, ऐसा नहीं होता। लोग या बुंदेलखंडी हैं या मालवा के हैं, इधर के हैं उधर के हैं। सिर्फ बिहार है जिसका एक अपना व्यक्तित्व है उत्तर भारत में, हिंदी पट्टी में। बिहार है जिसका अपना तेवर है, जिसमें प्रतिरोध की क्षमता है। बिहार ही था जिसने वो राम जन्मभूमि वाले रथ को रोक दिया था। बिहार है जहां लोग आज भी मुझे टोक कर कहते हैं आपने अपने लेख में वो लिखा था, जैसे मनोज भाई ने कुछ पंक्तियां कोट कर दी। कई बार लिखते लिखते इंसान को लगता है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं, कोई पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन बिहार में आता हूं तो कई बार लोग कहते हैं आपने अपने फला लेख में ये पंक्ति लिखी थी, मुझे खुद भूल गई होती है, लेकिन बिहार में पढ़ा जाता है। और मैंने तमाम संपादकों से चेक किया है, हिंदी पट्टी का अगर कोई एक प्रदेश है जहां लिखे शब्द को पढ़ा जाता है, जिसको गुना जाता है, जिसमें चर्चा होती है, तो वो बिहार है।
और इसलिए बिहार से एक उम्मीद रहती है। तो मैं यहां हूं सिर्फ इसलिए नहीं कि संयोग से बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, सिर्फ इस उम्मीद के साथ नहीं कि बिहार में इसका प्रतिरोध होगा, बल्कि इसलिए भी कि बिहार पूरे देश में जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास चल रहा है उसके प्रतिरोध की शुरुआत बिहार से होगी। इस उम्मीद से मैं यहां पे आया हूं, इस उम्मीद से यहां बोल रहा हूं। जैसा लक्ष्मण भाई ने कहा कि मैंने कहा सम्मान की बजाय संवाद हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मन में लालच ये है कि यहां बैठा हर व्यक्ति कम से कम 150 लोगों को तो प्रभावित कर सकता है। और अगर यहां बैठे हुए लोगों को समझ आ गई कोई बात, तो मेरे को तो कम से कम 1 लाख लोग यहां सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बात कम से कम 1 लाख लोगों तक तो पहुंच जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो एसआईआर का सारा मामला है उसको एक परिप्रेक्ष्य में रख सकूं। वैसे जमीनी अनुभव आपके पास है, मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सारे मामले को जो मैं देख पा रहा हूं उसकी कुछ बुनियादी 2-4 बात आपके सामने रख दूं, उसके बाद जरूरत हो तो हम और चर्चा कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि एसआईआर को हम एक टुकड़े की तरह न देखें। इस देश के लोकतंत्र का चरित्र बुनियादी रूप से बदलने की 3 कोशिश एक साथ चल रही है। एसआईआर उसका सिर्फ एक हिस्सा है। 2024 में जब बीजेपी को यह समझ आ गया कि बाबा साहेब के संविधान पे आप सामने के दरवाजे से हमला नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो हाथ जलेंगे, ये तो आप ऐसा मामला है, अगर ये पंगा लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और बीजेपी को यह भी समझ आ गया कि आप सब कुछ कर लीजिए, सारे मीडिया को जेब में रख लीजिए, तमाम चीजें कर लीजिए, पैसा इतना झोंक दीजिए, उसके बाद भी इस देश की पब्लिक में कुछ है जो आपको 240 पे रोक देती है। सब कुछ क्या नहीं किया, हर किस्म का इंतजाम 2024 में इन लोगों ने कर लिया था। उसके बाद भी जैसा इंदिरा गांधी को 1977 में महसूस हुआ होगा, उन्हें भी उस वक्त लगता था कि सब कुछ अरेंज हो गया, बस अब तो इलेक्शन की फॉर्मेलिटी है जिसमें जीती जाएंगी, ऐसी क्या बात है। तो जैसा एहसास इंदिरा गांधी को 1977 में हुआ था, कम से कम उसका एक टेस्ट बीजेपी को 2024 में मिल गया। तो अब आप बीजेपी की समस्या देखिए कि सब कुछ है, सत्ता है, पैसा है, मीडिया है, संस्थाएं हैं, सब कुछ जेब में है, मगर ये जो पब्लिक है ये पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। और चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 20वीं सदी और 21वीं सदी के डिक्टेटरशिप में यही फर्क है। 20वीं सदी का डिक्टेटर जो है वो सामने आके आमतौर पे फौजी यूनिफॉर्म लेके आता था, और उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो होता था, तो रेडियो पे आके घोषणा कर देता था कल से सेंसरशिप है, कल से मार्शल लॉ इस देश में है, लोकतंत्र समाप्त है, ये सब बात कह देता था। 21वीं सदी में सब कुछ स्मार्ट हो गया है, फोन भी स्मार्ट हो गया है, डिक्टेटर भी स्मार्ट हो गया है। तो अब डिक्टेटर कोई फौजी यूनिफॉर्म में नहीं आता, अब डिक्टेटर कुर्ता पजामा पहन के आता है, आप मेरे जैसे कपड़े पहन के आता है। अब डिक्टेटर ये नहीं कहता कि कल से मार्शल लॉ, कल से लोकतंत्र समाप्त। अब डिक्टेटर कहता है जनता जनार्दन की जय हो। अब डिक्टेटर ये नहीं कहता कि कल से संविधान लागू नहीं होगा। अब डिक्टेटर सबसे पहले संविधान को उठा के अपने माथे से लगाता है। और ये केवल भारत की कहानी नहीं है, ये 21वीं सदी में आप तुर्की को देख लीजिए क्या हो रहा है, आप हंगरी को देख लीजिए क्या हो रहा है, आप श्रीलंका को देख लीजिए क्या हो रहा है, और अब आप अमेरिका को देख लीजिए क्या हो रहा है।
लोकतंत्र को लोगों के नाम पर ध्वस्त किया जाता है। और अब जो स्टैंडर्ड स्टाइल है वो यही है कि लोकतंत्र की जय हो और लोकतंत्र के गले पर एक चाकू का वार, उसके बाद जनता जनार्दन और मजबूत हो तब दूसरा वार। तो रोज सुबह एक मंत्र पढ़ा जाता है जनता के नाम पर, और रोज सुबह लोकतंत्र के गले पर एक छुरी और चलाई जाती है। यह 21वीं सदी का स्टाइल है। तो अब बीजेपी की दिक्कत देखिए। बीजेपी की दिक्कत 2024 के बाद यह थी कि लोकतंत्र रखना है नाम के वास्ते, चुनाव करवाना अनिवार्य है। याद रखिए, पुतिन भी चुनाव करवाता है, चीन का राष्ट्रपति शी भी चुनाव करवाता है, चुनाव तुर्की में भी होते हैं, चुनाव दुनिया में हर जगह होते हैं, चुनाव होंगे। तो चुनाव होंगे, और आप रूस की तरह के चुनाव नहीं करवा सकते भारत में, क्योंकि जनता को 70 साल मुंह में थोड़ा सा खून लग गया है। अब हिंदुस्तान की जनता को थोड़ा सा यह है कि भाई हम इस देश का फैसला करते हैं। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। हिंदुस्तानी जनता के मिजाज में अब यह आ गया है। तो आपको चुनाव भी करवाने हैं, चुनाव दिखने भी चाहिए कि भाई ठीक ठाक तरीके से हो रहे हैं, और चुनाव में जीत भी मेरी होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए, यह बीजेपी की दुविधा है। अब बीजेपी का संकट भी समझा कीजिए, उनके लिए कुछ सहानुभूति आप भी मन में रखिए थोड़ा सा, है ना। अब यह कैसे किया जाए? यह बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा इस देश की जाति व्यवस्था का संकट है कि हमने एग्जाम भी करवाने हैं, एग्जाम के मार्क्स भी दिखाने हैं, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन भी करना है, और अपने बच्चे को सेलेक्ट भी करवाना है। सब कुछ एक साथ करवाना है। और इस देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था यह सब सुनिश्चित करवाने का सबसे प्रभावी औजार है, जिसमें आपको मेरिट भी दिखेगी और बड़े बाप का बेटा बड़ी कुर्सी पर भी बैठेगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी, यह सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था है हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था। ठीक इसी तरह से बीजेपी चाहती है कि चुनाव भी हो और जीत भी हमारी हो। इसके 3 औजार बीजेपी ने एक साथ निकाले। जिन 3 चीजों को हम टुकड़े टुकड़े में देखते हैं, दरअसल वो टुकड़े नहीं है, ये 3 चीजों को आप जोड़ के देखेंगे तब आप समझेंगे कि इस देश में एक स्थायी व्यवस्था की जा रही है, जिससे चुनाव होंगे भी और बीजेपी की जीत लगभग सुनिश्चित रहा करेगी। वो 3 चीज क्या है? एक है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा है डिलिमिटेशन, और तीसरा है SIR। ये 3 जो है ये मिलके 3 तरफ से हमारे लोकतंत्र पे दीवार खड़ी की जा रही है। बाकी 2 पे मैं 2-2, 4-4 पंक्ति में बोलूंगा और फिर SIR पे बताऊंगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? बार बार हमें बताया जाता है ये तो देश में लोकतंत्र को ज्यादा सुचारू बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। देखिए ना, बार बार चुनाव होते हैं, सरकार काम नहीं कर पाती है, सरकार ज्यादा तरीके से काम कर पाए, निर्णय ठीक से ले पाए, पैरालिसिस ना हो, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि जो सरकार, मैं सरकार ही कहूंगा, चुनाव आयोग कहना तो बेकार है आजकल, जो सरकार हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती, जो कि संवैधानिक तरीके से होना चाहिए था। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ ड्यू थे, पहले होते थे, लेकिन चूंकि बीजेपी महाराष्ट्र में वो सब पैसा अभी नहीं बांट पाई थी जो कि वो बांटना चाहती थी, इसलिए महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को अलग कर दिया। तो जो लोग 2 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते, वो कहते हैं कि पूरे देश का चुनाव हम एक साथ करवाएंगे। क्यों कहते हैं? इसलिए
कि हर 6-8 महीने में चुनाव का होना ये किसी राज्य के लिए कोई संकट नहीं है। किसी राज्य के चुनाव प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक राज्य के लिए 5 साल में केवल 2 बार चुनाव आते हैं। एक बार विधानसभा चुनाव आता है, एक बार लोकसभा चुनाव आता है। तो संकट किसके लिए है? संकट उसके लिए है जो दिल्ली में राज कर रहा है और जिसे हर 8-10 महीने में एक बार परीक्षा देनी पड़ती है, और परीक्षा में फेल होने का खतरा कई बार आता रहता है। सब कुछ करने के बाद भी आपको ध्यान होगा, कई बुजुर्ग होंगे तो उनको शायद ध्यान होगा, एक जमाने में व्यवस्था होती थी कि बीए का इम्तिहान ऑक्सफोर्ड वगैरह में आजकल भी होता है, पूरे 3 साल के पढ़ाई के बाद एक परीक्षा हुआ करती थी एक जमाने में। फिर उसके बाद हमारे आते आते तक व्यवस्था यह हुई कि सालाना एक एग्जाम हुआ करता। अब यह हो गया है, सेमेस्टर का इम्तिहान होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे परीक्षा बढ़ती जाती है, विद्यार्थी का कष्ट भी बढ़ता जाता है कि अब हर 6 महीने में काम करना पड़ेगा। तो बीजेपी की यह समस्या है कि हर 6-8 महीने में उसकी देश में कहीं ना कहीं परीक्षा हो जाती है, और अभी भी इस देश में इतना कुछ बचा हुआ है कि परीक्षा में कभी कभार फेल होने का खतरा बना रहता है। और इस देश में एक छत्र राज करने की जो है इच्छा, और चूंकि बार बार परीक्षा होती रहती है तो बार बार आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब महिलाओं को 10,000 रुपए देना ही पड़ गया बिहार के अंदर, है ना? आप संकट देखिए, बीजेपी की दिक्कत समझिए आप थोड़ा, कि हर 6-8 महीने में उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। क्या ही अच्छा हो अगर 5 वर्ष में ये झंझट केवल एक ही बार करना पड़े। बार बार मैनेज करना पड़ता है, टीवी वालों को पता नहीं टेबल के ऊपर कितना देना पड़ता होगा, टेबल के नीचे से क्या कुछ देना पड़ता होगा। तो ये सारा झंझट अगर 5 साल में एक बार करना पड़े तो आप समझिए ना कितनी आसानी हो जाएगी। तो जब बीजेपी कहती है कि देश की प्रशासन व्यवस्था सुचारू हो जाएगी, आप उसे उस तरह देखिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो सुचारू हो जाएगा बीजेपी का। क्योंकि हमेशा जो बड़ी कुर्सी पे बैठा होता है और उसकी कुर्सी को आप हिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी नहीं कहता कि मेरी कुर्सी हिलाई जा रही है, वो कहता है धरती हिल रही है, वो कहता है प्रलय आ रही है ना? हमेशा ऐसा होता है जब भी कुर्सी को हिलाते हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट को जब भी दिक्कत होती है तो वो कहते हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दिक्कत है, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दिक्कत है, ऐसी सब बातें कही जाती हैं। तो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, ये बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट को सुचारू बनाने की एक व्यवस्था है। इसमें एक और सुविधा है, और वो सुविधा ये है कि यदि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही दिन होंगे तो जो भी राष्ट्रीय पार्टी होगी उसका वोट सामान्य से 2-3% बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा वोट छोटे वोट को खींचेगा, थोड़ा ऊपर वाला वोट नीचे के वोट को खींचेगा। साधारण सी मिसाल आपको मैं बता देता हूं, उड़ीसा में अभी चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी दिन विधानसभा का चुनाव भी हुआ। लोकसभा में बीजेपी 21 में से 20 सीट जीत गई, और नवीन बाबू इस आश्वस्ति में थे कि लोकसभा इनको दे देते हैं, विधानसभा तो हमें जीतना ही जीतना है ना? और वहां बीजेपी बिल्कुल किनारे पर जीत गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। अब आप ये सोचिए, अगर उड़ीसा का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 2 महीने के फासले पर भी हुआ होता, क्या ये परिणाम आता? नहीं। लोकसभा बीजेपी जीतती, विधानसभा क्षेत्रीय दल जीत जाता। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पीछे जो असली मंशा है वो है करण की राष्ट्रीय दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को परमानेंट एडवांटेज रहे। अब कोई उठ के खड़ा होकर कहेगा नहीं नहीं, ऐसा भी इस देश में हुआ है कि एक ही दिन चुनाव हुआ, लोकसभा में एक पार्टी जीती, दूसरे विधानसभा में दूसरी पार्टी जीती। मैं जानता हूं ऐसा होता है, मगर चुनाव का खेल अब क्विंटल और किलो वाला नहीं है, ये रत्ती माशा तोला वाला खेल है कि आपने 0.5% वोट इधर से उधर हो गया क्या, 1.5% वोट उधर हुआ क्या, और ये हमेशा हुआ करेगा। ON 1 नेशन 1 इलेक्शन का खेल ये है कि बीजेपी को
देश में चुनाव जीतने में जिस किस्म की अड़चनें आती हैं, वो अड़चनें पहले से थोड़ी कम हो जाएंगी और जो चुनाव का मैदान है वो 1-1.5 डिग्री बीजेपी की तरफ झुक जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 1-1.5 डिग्री से बहुत कुछ पानी की ढलान बन जाती है। तो ये है मामला। दूसरा है डिलिमिटेशन। ये डिलिमिटेशन का चक्कर क्या है? बीजेपी आपको कहेगी कि ये तो देखिए लोकतांत्रिकरण है, जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां ज्यादा सीट बढ़ेंगी। और मैं जानता हूं, मैं इस वक्त बिहार में बोल रहा हूं, जहां डिलिमिटेशन यदि होगा तो बिहार की सीट बढ़ेगी। और इसलिए कई लोगों के मन में ऐसा भी रहेगा कि नहीं नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए इत्यादि। लेकिन भारत के इतिहास के जिस मोड़ पर डिलिमिटेशन की चर्चा चल रही है, यानी कि जनसंख्या के अनुपात में राज्यों की सीटों को बदलने की चर्चा चल रही है, उसका केवल एक ही परिणाम होगा और वो परिणाम ये होगा, आप यूं देख लीजिए किन किन राज्यों की सीटें घटेंगी। मैं राज्यों के नाम गिनाता जाता हूं और आप उस राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में सोचते जाइए। केरला की सीट 20 से घट के 12 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीट 39 से घट के 31 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश की सीट 25 से घट के 20 हो जाएंगी। तेलंगाना की सीट 17 से घट के 13 हो जाएंगी। 3 सीट उड़ीसा की कम होंगी, 4 सीट बंगाल की कम होंगी, 1 सीट पंजाब की कम होगी। अब आप मुझे बताइए इन सब, और 2 सीट कर्नाटका की कम होगी। अब आप सोचिए इसका राजनीतिक असर क्या होगा, किसे फायदा किसे नुकसान होगा। मोटा खेल ये है इस वक्त कि डिलिमिटेशन इसलिए नहीं किया जा रहा कि देश में लोकतांत्रिक तरीके से सभी सीटों का बंटवारा हो। यह इसलिए किया जा रहा है कि जिन इलाकों में बीजेपी के जीतने की संभावना ज्यादा है उन राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। स्वाभाविक है बीजेपी को अगले 25, 30, 40 साल तक जो पलड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में झुक जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि गारंटी है कि बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश जीतेगी, हमेशा राजस्थान जीतेगी, नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं रत्ती माशा वाला खेल है। पलड़ा परमानेंटली थोड़ा सा बीजेपी की तरफ, थोड़ा सा नहीं काफी कुछ झुक जाएगा। इसका एक दूसरा भी पक्ष है जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं करनी कि राष्ट्रीय एकता के लिए इसका क्या परिणाम होगा। जो दक्षिण और उत्तर का जो समीकरण है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में किसी और दिन मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। और दूसरा ये भी याद रखिए कि डिलिमिटेशन का मतलब ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को दोबारा नए सिरे से बनाया जाएगा, बाउंड्री नए सिरे से बनाई जाएगी। यहां बिहार में बैठे हुए अभी हमें इसका अनुमान नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई असम का व्यक्ति आके आपको समझाए कि क्या खेल हुआ है। पहली बार भारत के इतिहास में डिलिमिटेशन का इस्तेमाल उस खेल के लिए किया जा रहा है जो कि अमेरिका में खेला जाता है। अमेरिका में उस खेल का नाम है, उसे अमेरिका में कहा जाता है जेरीमेंडरिंग। खेल यह है कि अगर मुझे पता है कि मुझे फला इलाके में मेरी पार्टी हारेगी और हारती ही है, फला समुदाय मेरे लिए वोट नहीं देता, तो मैं क्या करूंगा, मेरी पार्टी जहां 1 लाख से हारती थी वहां 4 लाख से भी हार जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं उस समुदाय के सब लोगों को उठा के एक तरफ डाल दूंगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कहूंगा बेटा 1 लाख की बजाय तुम 5 लाख से जीत जाओ। इसका परिणाम क्या होगा, बाकी पड़ोस की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस समुदाय के लोग कम हो जाएंगे। तो एक सीट जहां मैं 1 लाख से हारता था 4 लाख से हार जाऊंगा। पड़ोस की 4 सीटों में जहां 2 मैं जीतता था 2 हारता था, वहां चारों जीतने की गारंटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं जेरीमेंडरिंग। अमेरिका में होती थी, भारत में कभी नहीं हुई है, असम में पहली बार हो चुकी है। असम में एग्जैक्टली यही खेल हुआ है। और इस बार जब भारत भर में होगी डिलिमिटेशन, इसका सबसे बड़ा खतरा है। जाति और धर्म को देख के कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्वरूप तय किए जाएंगे, इस तरीके से तय किए जाएंगे
कि एक पार्टी के जीतने की संभावना परमानेंटली बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा है। पहला वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा डिलिमिटेशन, और तीसरा है एसआईआर। ये तीनों एक ही औजार के तीन फन हैं, इसके समझ लीजिए। तीसरा है एसआईआर। इन तीनों के माध्यम से क्या हो रहा है? देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो रही है। देश मतलब स्थान, वो इलाके जहां बीजेपी को तकलीफ थी, उन इलाकों का वजन कम करना, ये है डिलिमिटेशन। काल, कैलेंडर, लोकतंत्र का कैलेंडर ऐसा बना दो कि 5 साल में एक बार मैनेज करने से काम चल जाए। और तीसरा है पात्र। पात्र क्या? बीजेपी की तकलीफ यह है कि ले दे के इस देश का कमेरा वर्ग आज भी मन से बीजेपी के साथ नहीं है। वोट डाल देता है। मैं नहीं कहता गरीब का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, मिलता भी है। ऐसा भी नहीं है कि दलित समाज का नहीं मिलता, वो भी कई बार मिलता है। लेकिन इस देश का जो कमेरा वर्ग है, आप उसको दलित बहुजन वर्ग भी कह सकते हैं, दलित आदिवासी पिछड़ा भी कह सकते हैं, ये कमेरा वर्ग है जो हाथ से काम करके अपना कमाता है, जिसके बुनियाद पे ये देश खड़ा है। वो वर्ग बीजेपी को वोट देते समय भी उसे अपना नहीं मानता, और जब मौका मिलता है, जैसे ही कोई सुपात्र मिल जाता है, उसको जाके वोट डाल देता है। अब सुपात्र नहीं मिलता तो बेचारा मजबूरी से कमल पे भी बटन दबा देता है। और ये बात बीजेपी समझती है। अगर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए जिससे इस देश के कमेरे वर्ग का वजन कम हो जाए, तो उससे किसे फायदा होगा? जो आपकी थ्योरी थी ना कि मर्डर हो जाए तो देखो कि इससे फायदा किसे होगा। आप सोचिए, अगर इस देश में कुछ ऐसा हो जाए कि इस देश का जो सबसे नीचे का 20% वोटर है, वो मान लीजिए रातों रात गायब हो जाए, किस पार्टी को फायदा होगा? आप सोचिए जरा उससे। ठीक है, उस 20 में उसके भी 5 लोग जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि 20 के 20 दूसरे लोग होंगे, 5 इसके भी जाएंगे, लेकिन 12 सामने वाले के जाएंगे। और अगर मैं ये कुछ इंतजाम कर सकूं तो बताइए, अगर मैं बीजेपी की तरफ से सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं कि अगले 30-40 साल के लिए चुनाव भी हो लेकिन जीतूं भी मैं, तो उसके लिए अच्छा इंतजाम नहीं है ये कि नीचे वाले 15-20% जो हैं उनको किसी तरह से गायब कर दिया जाए वोटर लिस्ट से। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं आपके सोचने के लिए, क्योंकि बिहार का एक बुद्धिजीवी वर्ग यहां है, कि ये एसआईआर केवल बिहार को सामने रख के बनाया हुआ योजना नहीं है। हां, एसआईआर बनाते वक्त बिहार से ज्यादा बंगाल और असम की चिंता किसी को रही होगी, लेकिन यह केवल बंगाल, बिहार और असम के लिए भी नहीं है। एसआईआर किसी एक ऐसे दिमाग की पैदाइश है जो अगले 20-30 साल के बारे में सोच रहा है, और जो सोच रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए जिससे जो वर्ग मेरा पक्का अपना नहीं है उसका वजन घट जाए। एसआईआर वो सुनिश्चित करने का एक तरीका है। यह अटपटी बात लगेगी, लेकिन आप सोचिए, मैं आपको 2 देशों का उदाहरण देता हूं। अमेरिका में हमारे जैसा सिस्टम नहीं है वोटर लिस्ट का। अमेरिका का सिस्टम यह है कि हर व्यक्ति पे जिम्मेवारी है कि तुम जाओ अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओ। अगर जुड़वा लिया तो ठीक है, नहीं जुड़वाया तो मैं क्या करूं? वोटर लिस्ट में नाम डलवाना वोटर की जिम्मेवारी है, सरकार चुनाव की व्यवस्था की कोई जिम्मेवारी अमेरिका में नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है? अमेरिका के 100 वयस्क लोग यदि हैं, उनमें से केवल 74 लोग वोटर लिस्ट पे आ पाते हैं। केवल इस साल की बात नहीं कर रहा मैं, सदैव अमेरिका में वहां की आबादी का 20-25% हमेशा वोटर लिस्ट से बाहर रहता है।
क्योंकि जिम्मेवारी वोटर के कंधे पे डाली हुई है। अब आप सोचेंगे भारत में क्या स्थिति है। सन 2024 में भारत में भी चुनाव हुआ, अमेरिका में भी चुनाव हुआ, तो लगभग उसी समय के आंकड़े दोनों देशों के हैं। भारत में यदि 100 वयस्क व्यक्ति हैं, उनमें से 99 वोटर लिस्ट पर हैं। अमेरिका में उसी समय केवल 74 लोग वोटर लिस्ट पे थे। अंतर क्या है? भारत में आपका नाम वोटर लिस्ट पर डालना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी था, सरकार की जिम्मेवारी है। मास्टर जी आपके घर आएंगे, आपका नाम लिखेंगे, वोटर लिस्ट में डलेगा। और अमेरिका में यह है कि तुम आओ, तुम अपना नाम डलवाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए, अनुमान लगाइए कि अमेरिका में वो कौन 25 लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट पे नहीं होता? आपको बहुत अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के जो अश्वेत लोग हैं, जो वहां का गरीब, अमेरिका में गरीब को होमलेस बोला जाता है, मतलब वहां की गरीबी देखने का तरीका यह है कि होमलेस है। जो अमेरिका का जो अश्वेत है, जो होमलेस है, जो एथनिक माइनॉरिटी है, जो माइग्रेंट है, ये सब लोग वोटर लिस्ट में बहुत कम संख्या में रहते हैं। और इसलिए अमेरिका का जो श्वेत वर्ग है, जो अपने आप को वहां का मालिक मानता है अमेरिका का, उसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक उसका वोटर लिस्ट में महत्व रहता है। अब आप समझ रहे हैं भारत में क्या खेल हो रहा है। एसआईआर क्या कर रहा है? मैंने बार बार कहा और मुझे अच्छा लगा कि मनोज भाई ने उस चीज को दर्ज किया, आपने भी नोटिस किया। एसआईआर वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। वोटर लिस्ट का रिवीजन पिछले 70 साल से इस देश में चल रहा है। हर साल होता है, होना चाहिए, चुनाव आयोग का काम है, करना चाहिए, और अगर करे तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसका कोई विरोध करने का मतलब नहीं है। वोटर लिस्ट में रिवीजन तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं करते? अगर कोई साथी कहे कि अभी तो दिसंबर जनवरी में किया था, दोबारा करने की क्या जरूरत थी, मैं कहूंगा कि जरूरत तो नहीं थी, पर अगर करना चाहते मेरे को कोई विरोध नहीं है, तुम 10 बार और कर लो। लेकिन एसआईआर वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। एसआईआर भारत में वोट देने के अधिकार के नियमों का रिवीजन है। भारत में वोट देने का अधिकार किसे मिलेगा और किन शर्तों पे मिलेगा, उसे बदला जा रहा है। इसलिए मैं पिछले 3 महीनों से गला फाड़ फाड़ के बार बार बोल रहा हूं, ये एसआईआर बिहार के बारे में केवल नहीं है। ये एसआईआर केवल बिहार की वोटर लिस्ट को सुधारने बिगाड़ने की चीज नहीं है। ये देश में वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसको बदलने की कोशिश है। उसकी जो यूनिवर्सैलिटी है हमारे देश में, जैसा आपने कहा, एक ही अधिकार है जो व्यक्ति के पास है, बाकी सब अधिकार तो कागज के हैं। बस एक ही अधिकार है कि वो 5 साल में एक बार अपनी उंगली पे रंग लगवा सकते हैं, कहीं पे जाके हम वो बटन दबा सकते हैं। उस एक अधिकार को छीनने की कोशिश है। और कैसे? एसआईआर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आज तक इस देश में कभी नहीं हुई। मैं इसलिए चाहता हूं कि यहां बैठा हुआ जो जागरूक वर्ग है, वो जाके गांव गांव में, मोहल्ले में, आगे जाके ओपिनियन मेकर्स को आके बात समझा सके। सरकार कहती है, चुनाव आयोग कहता है, बीजेपी कहती है। आजकल इन तीनों में अंतर कुछ खत्म सा हो गया है। जैसा आपने बताया, सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, जवाब बीजेपी देती है। चुनाव आयोग वो काम कर रहा है जो कि गृह मंत्रालय को करना चाहिए। तो चुनाव आयोग, सरकार, बीजेपी, तीनों कुछ एक ही है। तो मेरे से बातचीत में यदि मेरी जुबान फिसल जाए तो आप माफ कीजिएगा, क्योंकि तीनों लगभग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो चुनाव आयोग कहता है हम बिहार में केवल वो कर रहे हैं जो कि 2003 में ऑलरेडी हुआ था। 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था। हम 22 साल बाद उसी प्रक्रिया को दोबारा चला रहे हैं। ये सरासर झूठ है। यहां बहुत लोग होंगे ऐसे, यहां कितने लोग होंगे जो 2003 में वोटर थे? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। इस हॉल की मेजॉरिटी है जो कि थी।
क्या 2003 में आपको कहा गया था कि ये एन्यूमरेशन फॉर्म है, भर दीजिए, और नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? नहीं कहा गया था। क्या 2003 में आप सबसे पूछा गया था कि भारत के नागरिक होने के प्रमाण पत्र लेके आइए? कुछ भी ले आई, कुछ नहीं था साहब। सही। तो ये सरासर झूठ है कि चुनाव आयोग की एक पुरानी प्रक्रिया थी जो कि पिछली बार 2003 में हुई थी, जिसको चुनाव आयोग दोबारा शुरू कर रहा है क्योंकि वोटर लिस्ट को ठीक करने की जरूरत थी। ये कतई झूठ है। सच ये है कि भारत के इतिहास में पहली बार दो चीज की जा रही है और उसके साथ जुड़ी कुछ और। नंबर एक, आज तक भारत में वोटर लिस्ट पर आपका नाम डालना सरकार का काम था, चुनाव आयोग का काम था। पहले एन्यूमरेटर कहा जाता था, पिछले 10-15 साल से बीएलओ कहा जा रहा है। वो आपके घर आता था और वो बैठ के नाम लिखता था, घर का मुखिया नाम बता देता था, और कभी कभार घर के मुखिया के सिग्नेचर भी उस पर ले लिए जाते थे। लेकिन एन्यूमरेटर का जिम्मेवारी थी कि हर घर जाएगा, उसकी लिस्ट बनाएगा, उसको शामिल करेगा, और अगर उसमें कोई चूक होती थी तो एन्यूमरेटर का दोष था जिसपे उसको सजा मिलती थी। पहली बार देश के इतिहास में यह जिम्मेवारी एन्यूमरेटर या बीएलओ यानी कि चुनाव आयोग के कंधे से उतारकर वोटर के कंधे पे डाली जा रही है कि बाबू ये फॉर्म तुम्हारे घर दे रहे हैं, 25 तारीख तक भर के दे देना, ना भरा तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट पे नहीं रहेगा। ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ है आज तक। यानी कि ओनस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। और मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण ऑलरेडी दे दिया है। एग्जैक्टली यही करने से अमेरिका में 25% लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि बिहार में तो केवल 8% ही बाहर हुए, 20%, 25% तो नहीं हुए। और वो क्यों नहीं हुए, उसका कारण आप सब जानते हैं। जैसे ही बिहार में एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए, वापस आने शुरू हुए, और चुनाव आयोग को पता लग गया कि 8 करोड़ में से 2-2.5 करोड़ फॉर्म तो वापस नहीं आएंगे, तो फिर यहां पटना से फोन जाने शुरू हुए बीएलओ को कि बाबू कुछ भी करो, ये घर घर जाने का सिलसिला बंद करो, चुपचाप से बैठो और नाम भरो। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, और इसके लिए मैं अजीत अंजुम भाई और ऐसे तमाम पत्रकारों को सैल्यूट भी करता हूं। बिहार के कम से कम 20% एन्यूमरेशन फॉर्म फर्जी थे। जिस व्यक्ति के भरे गए उस व्यक्ति को पता भी नहीं था। कम से कम 20, बाकी लोग कहेंगे 50-40, कम से कम 20% एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ ने घर बैठ के भरे। जिस व्यक्ति का भरा गया उसको पता भी नहीं था कि उसका फॉर्म भर दिया गया। ये चुनाव आयोग ने इतना कल्याण क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, क्योंकि ये दिखाना था। अगर पहली बार ही पता लग जाता कि 8 करोड़ में से 2 करोड़ लोग बाहर हैं, तो उसी दिन एसआईआर डूब जाता आपका, और सुप्रीम कोर्ट सारा देश खड़ा होकर कहता भैया ये पंगा नहीं करना, पूरे देश में रोको इसको, आज ही रोको। तो चुनाव आयोग ने सर के बल खड़े होके फर्जीवाड़ा करते हुए इस संख्या को ऐसा पहुंचाया कि केवल 65 लाख कटे। केवल 65 लाख मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे 65 लाख केवल नहीं होता है, लेकिन 2 करोड़ के करीब कटने वाले थे अगर ये सिंपल कह देते कि जिसका फॉर्म नहीं आएगा उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। कम से कम 2 करोड़ लोग बिहार के फॉर्म देने वाले नहीं थे। इसलिए नहीं कि वो मतदाता नहीं बनना चाहते, इसलिए कि जैसा आपने बताया, बच्चे पंजाब में गए हुए हैं, अकेली औरत वहां पे बैठी है, वो खुद भी वहां पे नहीं है, पता नहीं लगा कौन जाए, नदी पार करके वहां से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, कैसे करेंगे सामान। जब भी, और ये आप गांठ बांध लीजिए, जब भी आप वोटर लिस्ट पे होने की जिम्मेवारी वोटर के कंधे पे डालेंगे, कम से कम 15-20% लोग वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे। बिहार में एग्जैक्टली ये होने वाला था,
लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छा आंकड़ा दिखाने की गर्ज से बीएलओ से फर्जीवाड़ा करवाया और इसलिए केवल 65 लाख हुए। पहला ये काम है जो देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। जब जब ये जहां जहां जाएगा वहां वहां इसका नुकसान, इससे वोट कटेंगे और वोट कटने का, जिन लोगों का वोट कटेगा, आपको कोई षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। हमेशा गरीब, आप्रवासी, महिला और मजदूर, ये लोगों का वोट ही कटेगा। इसमें आपको कोई बेईमानी करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बेईमानियां होती हैं जहां आप नाम देख देख के नाम काटते हैं, और कुछ इतनी सुंदर बेईमानियां होती हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आंख मूंद के कर लीजिए और आपको पता है कि इसका ये परिणाम निकलेगा। ये वो वाली बेईमानी है, स्ट्रक्चरल वो है इसका इफेक्ट। दूसरी चीज जो की गई वो ये कि हर व्यक्ति से दस्तावेज मांगा गया, कागज दिखाओ। ऐसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सन 1950 से जब से इस देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जब चुनाव आयोग वगैरह बने, तब से नियम यह है कि यदि मैं बिहार के किसी गांव में गया, एक व्यक्ति मुझे वहां पे मिला, एक महिला वहां मिली, मैं मान के चलता हूं कि वो भारत की नागरिक है। अगर किसी ने उसके विरुद्ध प्रमाण दिया कि नहीं भारत की, नेपाल की नागरिक है, ये तो ऑब्जेक्शन हुआ, प्रमाण दिया, तब मैं उसके कागज मांगूंगा, तब उसकी जांच करूंगा। अन्यथा मैं मान के चलूंगा कि भारत में निवास करने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। यह इस देश का सामान्य नियम है। और यदि यह नियम न होता तो इस देश में करोड़ों लोगों का वोट पता नहीं कब से कट चुका होता। देखिए, इस देश में नागरिकता प्रमाण पत्र नामक कोई चीज नहीं है। जिस व्यवस्था ने 70 वर्ष तक लोगों को ऐसा कोई कागज दिया नहीं हो, वही व्यवस्था पलट के आज पूछती है कि तुम्हारे पास कागज क्यों नहीं है। अरे आपने नहीं दिए, उसका सिंपल कारण ये है, आप मेरे से पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास कागज क्यों नहीं है, आपने नहीं दिए इसलिए नहीं है मेरे पास। अगर इस देश में कागज मांगे जाते तो आराम से 10-20 करोड़ लोगों का वोट कट चुका होता इस देश में। इस देश में अंतिम व्यक्ति को वोट देने का अधिकार इसीलिए रहा क्योंकि प्रिजम्पशन ये था, प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप टेक्निकली इसको कहते हैं, कि हम मान के चलते थे कि आप नागरिक हैं। अगर आपके विरुद्ध कोई सबूत आया तो बात अलग है। एसआईआर ने इस अवधारणा को ठीक सर के बल खड़ा कर दिया है। अब मेरी धारणा यह है कि मैं आपके घर आया, शंभू जी को देखा, कहा बाबू मुझे नहीं पता तुम भारत के हो कि बांग्लादेश के हो कि पाकिस्तानी हो कि नेपाली हो, तुम बताओ तुम कैसे हो। पहली बार इस देश के 70 साल के चुनावी इतिहास में, 75 साल के इतिहास में वोटर को कहा जा रहा है कि आप कागज के आधार पर प्रमाणित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, अन्यथा मैं मान के चलूंगा कि आप नहीं हैं। यह बहुत बड़ा कदम है। इसलिए मैं कहता हूं यह वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है, यह वोटिंग राइट की अवधारणा का रिवीजन है। और रिवीजन नहीं है, सर के बल खड़ा कर दिया इस पूरी अवधारणा को। सिर्फ इतना ही नहीं, कौन से कागज मांगूंगा उसकी सूची भी रातों रात बदल दी गई है। अब तक चुनाव आयोग के पास एक सूची थी कागजों की। आप सोचेंगे जब मांगते ही नहीं थे तो सूची की क्या जरूरत थी चुनाव आयोग को। वो इसलिए थी कि अगर आप अपना नाम कभी बीच रास्ते में जुड़वाना चाहें तो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के जरिए हो जाता था। इसके लिए चुनाव आयोग के पास ऑलरेडी एक सूची थी कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। चुनाव आयोग ने ऑलरेडी 12 दस्तावेज अपने वेबसाइट पर दिए हुए थे। चुनाव आयोग के फॉर्म में 12 दस्तावेजों का जिक्र हुआ करता था। रातों रात उन 12 में से 9 दस्तावेज चुनाव आयोग ने खारिज कर दिए और 8 नए दस्तावेज लेके आ गए। रातों रात यह बदलाव हुआ, इसका आज तक कोई कारण नहीं दिया गया है। और बदलाव यह हुआ है कि जो दस्तावेज जनता के पास उपलब्ध थे उन्हें लिस्ट से निकाल दिया गया
और जो दस्तावेज जनता के पास उपलब्ध नहीं थे उनको लिस्ट में डाल दिया गया। सोचिए क्या मानसिकता होगी इसके पीछे। केवल 3 दस्तावेज हैं जो पुरानी लिस्ट में भी थे, नई लिस्ट में भी हैं। वो है पासपोर्ट, बहुत कम लोगों के पास होता है। बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत कम लोगों के पास होता है। तीसरा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। ये 3 पिछली लिस्ट में भी थे, अब भी माने गए। लेकिन पुरानी लिस्ट में कुछ और दस्तावेज हुआ करते थे। आधार, इलेक्शन कमीशन का एपिक कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। पैन कार्ड भी इस देश में पासपोर्ट से तो ज्यादा उपलब्ध है। आप सोचेंगे पैन कार्ड केवल इनकम टैक्स वालों के पास होता है, मैंने चेक करके देखा। पैन कार्ड की उपलब्धता भी इस देश के, ये जो चुनाव आयोग की 11 की लिस्ट है, उनसे ज्यादा तो पैन कार्ड है, उससे ज्यादा तो ड्राइविंग लाइसेंस है लोगों के पास। वो तमाम दस्तावेज जो जनता के पास उपलब्ध थे उसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और कैसे दस्तावेज लेके आए? आपके पास सरकारी कर्मचारी होने का आइडेंटिटी कार्ड है, आपके पास बैंक या LIC की पासबुक हो जो कि 1987 के पहले की हो, लिखा हुआ है। मन से आप हंसी की बात है, लेकिन देखिए कैसा कुत्सित दिमाग हो जो इस तरह की चीजों को इजाद कर रहा है। 1987 से पहले की बैंक की कौन रखता? अगर किसी के पास होगी तो कौन रखता है भाई उसको? आपके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दिया गया पट्टा हो। बिहार में फॉरेस्ट नहीं है, बिहार में आदिवासी नहीं है। मैंने फिर भी चेक किया कि देखो यार कितने होंगे, पता लगा पूरे बिहार में 119 या 120 पट्टे आज तक इशू किए गए हैं, जिसको प्रमाण मांग रहे हैं। पूरे बिहार में 120 हैं। मतलब खेल क्या था? अब आप सोचेंगे क्या मतलब हो रहा है? जो चीजें लोगों के पास हैं वो मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। क्यों? ताकि मनमानी की जा सके, ताकि ERO तय कर सके कि किसका वोट बनेगा और किसका कटेगा। अगर मैं ऐसे दस्तावेज मांगूं जो मुझे पता है आप सबके पास नहीं है, और मुझे अपने विवेक के आधार पर फिर फैसला करना पड़ेगा आप में से किसका मांगूं या किसका ना मानूं, तो अब आप समझिए जब SDM साहब का विवेक चलेगा तो विवेक किसकी तरफ चलेगा? वो SDM का विवेक नहीं होगा, वो सत्ताधारी पार्टी का विवेक होगा। तो पहला हिस्सा जो था वो स्ट्रक्चरल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का था, जिसमें आप पूरी ईमानदारी से गरीब, आप्रवासी, हाशियाग्रस्त समूहों को बाहर कर सकते हो। दूसरा हिस्सा जो था वो मनमर्जी और आर्बिट्रेरीनेस का था कि शक्ल से देखेंगे, नाम अगर आपका नाम देखा जाएगा, आपकी जाति देखी जाएगी, उसके आधार पर फैसला किया जाएगा कि आपके कागजात अच्छे हैं कि नहीं। यह दूसरा था। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये 2 चीजें पहले कभी नहीं हुई थी। तो अब आप पूछेंगे कि भाई जब ये सब कुछ हुआ तो बिहार में और ज्यादा लोगों का नाम क्यों नहीं कटा? 65 लाख का तो पहले में कट गया था। जब दस्तावेजों की जांच हुई तो 65 लाख जो है वो घट के 47 कैसे हो गए? 65 का तो बढ़ के ज्यादा होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अगर चुनाव आयोग ने जो शर्तें रखी थीं उन शर्तों का अक्षरतः पालन किया जाता तो 65 लाख के अलावा बिहार के 2 करोड़ और लोगों का वोट कटना तय था। फिर क्यों नहीं कटा? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हर हफ्ते हियरिंग हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के वकील से पूछा जा रहा था कि ये क्या हुआ, 65 लाख काट दिया आपने, और कितने काटोगे? और वकील कोर्ट में कह रहा था सर आप वेट कीजिए, आप देखिए तो सही में एक भी और नहीं काटेंगे। ये कोर्ट में चल रहा था, वहां पे जमीन पे कार्यवाही हो रही है और उनका वकील कोर्ट में कह रहा है सर आप देखिए हम एक और भी नहीं काटेंगे। मतलब उसी चुनाव आयोग ने मौखिक आदेश दिए, जो कि आप जानते हैं सब जमीन पे किसी भी BLO से चेक कर लीजिएगा, सब BLO को आदेश दिया गया कि भैया आप और मत काटो। अब दस्तावेज भी चाहिए और काटना भी नहीं है तो क्या करे बेचारा BLO? उसको कहा गया चिंता मत करो, अगर किसी व्यक्ति का नाम खुद 2003 में है
तो उसको छूट पहले ही दे दी थी। अगर किसी के मां पिता का नाम भी 2003 की लिस्ट में है, उसको भी छूट दे दो, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी है, लेकिन दे दी छूट। फिर बीएलओ ने फोन किया, सर अभी भी 250 लोग बच गए हैं मेरे बूथ के अंदर जिनका कुछ नहीं मिल रहा। फिर उनको कहा गया कि मां बाप का छोड़ो, चाचा ताऊ नाना ससुर सास कोई भी रिश्तेदार अगर उसका 2003 में मिलता है तो उसको छूट दे दो। आप सब जानते हैं गांव में यही हुआ है। इसका जिक्र कहीं कागज में नहीं है, एसआईआर के आदेश में कहीं नहीं लिखा, और बिहार के बाद किसी भी और राज्य में छूट मिलेगी इसकी कोई प्रमाण नहीं है। ये क्यों किया गया? ताकि सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जा सके कि भाई देखिए हमने और नहीं काटे। और उसके बाद जो था सुप्रीम कोर्ट का आधार वाला जजमेंट आ गया। आधार के जजमेंट का यही फायदा हुआ, बाकी आधार पे सारी बहस हो गई। और एक बार तो ऐसा लगता था एसआईआर का केस केवल आधार का केस बन गया है, जो कि नहीं बनना चाहिए था। पर उसका महत्व यही था कि आधार एक दस्तावेज था जो कि हर व्यक्ति के पास है। सो सुप्रीम कोर्ट के आधार वाले फैसले ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कम से कम बिहार में दस्तावेजों की कमी के नाते एक बड़ी संख्या में लोगों का वोट नहीं कट सकता। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए। उस एक आदेश से लाखों लोगों का वोट बच गया। लेकिन याद रखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि यह आधार का जो जजमेंट है यह बाकी देश पर भी लागू होगा। अभी तक हम कुछ नहीं जानते हैं। और अभी 7 और 8 तारीख को हियरिंग होगी। क्या होगा, क्या आदेश होगा, उसके बारे में मैं कुछ बहुत कहना नहीं चाहता। कोर्ट कचहरी के बारे में बहुत ज्यादा हम सार्वजनिक चर्चा करें उसका फायदा भी नहीं है। लेकिन कोर्ट कचहरी में क्या कुछ हो रहा है आप भी अपनी आंख से देख रहे हैं, मैं भी अपनी आंख से देख रहा हूं। जो भी व्यक्ति अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, वो जान रहा है कि कोर्ट कचहरी किस दबाव में आजकल काम कर रहे हैं। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा जो कि आगे होता है। सो मैं ये चीज इसलिए केवल बताना चाह रहा था कि ये जो एसआईआर है ये एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। देश, काल और पात्र 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी के सामने ये 3 समस्याएं थी और इन तीनों समस्याओं को सुलझाने के 3 तरीके निकाले गए हैं। देश यानी कि स्थान या क्षेत्र की समस्या, मतलब कुछ ऐसे इलाके जो बीजेपी के पक्ष में वोट उतना नहीं देते, उसका समाधान है डिलिमिटेशन। काल, बार बार 6-8 महीने के बाद जो परीक्षा होती है और राज्य और लोकसभा के चुनाव जो अलग अलग होने से आपको एक ही राज्य को 2 अलग बार जीतना पड़ता है, उसका समाधान है वन नेशन वन इलेक्शन। और पात्र यानी कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो आपके पक्ष में नहीं है, उसका वजन कम करने का तरीका है एसआईआर। अगर इसमें कोई शक नहीं कि आज कम से कम बिहार के इस चुनाव के लिए एसआईआर की वोट बंदी पर लगाम लगी है और सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करता हूं। आधार वाले जजमेंट की वजह से लगी है और उससे भी ज्यादा हर हफ्ते जो सुनवाई हो रही थी, इनकी तलवार लटकी हुई थी, इसलिए चुनाव आयोग को भी लगता था हर हफ्ते हमें कुछ स्टेटमेंट लेके जाना है, एफिडेविट लेके जाना है, और ये तो हम दिखा नहीं सकते कि 65 लाख से और ज्यादा काट दिया हमने। इस सब के चलते एक टेम्परेरी लगाम लगी है, लेकिन ये एसआईआर नामक मुसीबत अपने पूरे स्वरूप में देश में मौजूद है। एसआईआर के मूल आदेश में एक भी संशोधन अब तक नहीं हुआ है। जब इस एसआईआर के और चुनाव आयोग और सरकार और बीजेपी तीनों इसका इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से गर्दन छुट जाए, उसके बाद एसआईआर का असली खेल आपको बंगाल में दिखाई देगा। असली खेल तभी बिहार में जो हुआ है तो अभी एकदम छोटी सी झलक है, और वो झलक भी मतलब वो रोशनदान भी आधा बंद ही हो गया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से। असली खेल आपको बंगाल में दिखाई देगा, जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और दीर्घ काल में पूरे देश में दिखाई देगा। तो मैं आपको फिर यही याद दिलाना चाहता हूं कि SIR के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ है, जिसमें मुझ जैसे लोगों को भी एक छोटी सी भूमिका अदा करने का मौका मिला है, लेकिन जैसा मैं क्रिकेट मैच के बारे में कहता हूं वही बात फिर दोहराऊंगा कि मैच टीम खेलती है, किसी को बैटिंग करने का मौका मिलता है, कोई विकेट कीपर होता है, किसी को थर्ड मैन पे फील्डिंग करने के लिए बोला जाता है। जो थर्ड मैन की फील्डिंग कर रहा होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जो कि बॉलिंग करने वाला व्यक्ति है। तो केवल बॉलर और बैट्समैन के ऊपर अपना ध्यान न केंद्रित करें। मेरे जैसे लोगों को कई बार वो मौका मिल जाता है, जो थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा है वो सबसे बड़ा काम कर रहा होता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है केवल बिहार के लिए नहीं, जिम्मेवारी उस महिला के प्रति है, संतलिया देवी आपने बोला ना, संतलिया देवी और उसकी सहेली निर्मला देवी। मैं बार बार कहता हूं, आजकल इस देश में भारत माता की जय कहने का बड़ा फैशन चल गया है। मुझे कोई एतराज नहीं है उस नारे से, अच्छा ही लगता है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, और जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बूंद खून नहीं बहाया वो आजकल स्वतंत्र बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। भारत माता की जय बहुत सुंदर नारा है, लेकिन याद रखिए कि वो भारत माता कैलेंडर वाली माता नहीं है, वो संतलिया देवी है, वो भारत माता। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो संतलिया देवी की जय कह रहे हैं। वो जो कि धान की रोपनी करते हुए लाइन से औरतें खड़ी होती हैं, कमर झुकी होती है, पता नहीं घर में शाम को आके कैसा लेटती होगी वो जो लाइन में लगी हुई औरत है। मेरा बस चले तो मैं इन तमाम कैलेंडर से वो शेर वाली और झंडे वाली और सुंदर सी साड़ी वाली भारत माता की फोटो हटवा के ये धान की रोपनी करती हुई जो औरतों की मूर्ति होती है उसकी फोटो लगवा दूं और कहूं ये है भारत माता, इसकी जय। SIR के विरुद्ध जो संघर्ष है वो भारत माता की जय करने का संघर्ष है, क्योंकि संतलिया देवी का वोट नहीं रहेगा अगर SIR होगा तो, क्योंकि इस देश का वयस्क मताधिकार समाप्त हो जाएगा अगर SIR रहा तो। इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे तमाम तरह के हमले हो रहे हैं, खुले हमले भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुले हमले नहीं हो रहे। सबसे बड़ा खेल होता है जब आप फर्श को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, सारा पानी आपको पता है ढील की एक तरफ आएगा। ये SIR, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये उस फर्श की ढलान को परमानेंटली चेंज करने के तरीके हैं। उसका सामना करना, उसका मुकाबला करना हम सबका कर्तव्य है, और उस लड़ाई में मेरे योगदान का बहाना बना के आप लोगों ने उन तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने इसके अंदर अपनी भूमिका निभाई है, निभाएंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप यहां पे आए हैं तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी टीम का धन्यवाद करने नहीं आए हैं। आपके यहां आने का मतलब एक संकल्प है, और वो संकल्प ये है कि जिस बिहार ने उस रथ यात्रा को आज से 35 साल पहले रोका था, वो बिहार, वो रथ यात्रा जो कि इस देश को तोड़ने वाली रथ यात्रा थी, उसको जिस बिहार ने रोका था, वही बिहार इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने की ये जो नई यात्रा है, इस देश के वयस्क मताधिकार को खत्म करने की जो यात्रा है, उसे भी रोकने का मादा यही बिहार होता है। मैं मानता हूं कि आप सबका यहां आना हम सबका एक संकल्प है, सामूहिक संकल्प है कि हम सब मिलकर ये संघर्ष करेंगे। इसके लिए आप सबको साधुवाद।